सबसे पहले हम बात करते हैं स्लोप। स्लोप जानते हैं आप लोग, स्लोप आपने पढ़ा होगा। एक ग्राफ बना दिया मैंने, बल्कि दो बनाएंगे। एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। एक पॉइंट लिया ए, एक पॉइंट लिया बी। तो सबसे पहले अगर मैं फिजिक्स की टर्म में करूं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। सबसे पहले मैं फिजिक्स की टर्म में बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि इसमें एक्स एक्सिस के लॉन्ग जितना पॉइंट बढ़ता जा रहा है उतना ही वाई एक्सिस के लॉन्ग बढ़ता जा रहा है। और इसको हमने एक सिंपल टर्म में किया था, यूनिफॉर्म मोशन। ये डिफाइन करता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहीं कहीं ऐसा हो रहा है एक्स एक्सिस यानी डिस्प्लेसमेंट ज्यादा बढ़ रहा है, टाइम कम घट रहा है या जो भी है, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ये यूनिफॉर्म मोशन है। लेकिन आज हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, आज हम इसको स्लोप के अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूं, दिस इज थीटा एंड दिस इज आल्सो नोन एज थीटा। दिस इज थीटा, दिस इज थीटा। आई थिंक 0 डिग्री, मुझे साफ पता चल गया है। तो मैं यहां पर इस स्लोप पे मोर देन 1000 पॉइंट्स बना दूं और यहां भी जितने बन सकते हैं, ठीक है। अब मैं चाहे यहां लाइन खींच लूं, चाहे यहां, चाहे यहां। मेरा जो थीटा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 अप टू थीटा n, वो सब क्या है? इक्वल। यहां थीटा 1 अगर थीटा 2 के इक्वल है, लेकिन थीटा 2 थीटा 3 के इक्वल नहीं हो सकता। थीटा 3 थीटा 4 है, थीटा 4 थीटा 5 है। तो ये सारी चीजें अप्रोक्सीमेटली चलेगी और ये भी बहुत कम चांसेस है। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पर मेरा एंगल सेम नहीं है। अब इसमें एक थ्योरी बनाते हैं। अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू पता चल जाए, बाय चांस फर्स्ट थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो मैं पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा एट पॉइंट P, तो ऑफ कोर्स आप क्या कहेंगे? 30 डिग्री। या मैं कहूं थीटा 1 इज 30 डिग्री, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस थीटा? ऑफ कोर्स 30 डिग्री नहीं कहोगे आप लोग, चेंज होगा। तो यहां कुछ चेंज हुआ, यहां चेंज नहीं हुआ। तो इसी चीज से हमें स्लोप फाइंड करना है। तो स्लोप के लिए मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, मैं इनको ज्वाइन कर लेता हूं। 90 डिग्री परपेंडिकुलर बन गया, बेस बन गया, हाइपोटेन्यूज बन गया। इस ट्रायंगल को यहां ले लेता हूं, थीटा परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज, है ना। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके कितने? x2 y2, ठीक है। अब मुझे निकालना है tan थीटा, क्योंकि स्लोप जो होता है असल में होता है मेरा tan थीटा। क्यों? क्योंकि थीटा है सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब मुझे ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालना है। तो मैं बाकी की जो वेस्ट चीजें हैं एक बार वो हटा रहा हूं। यहां से यहां तक इस पॉइंट को अगर मैं x एक्सिस के अलोंग ले रहा हूं, तो इसको नेम किया मैंने x1। ये इसकी फाइनल पोजीशन ली, तो x2 है जो ये रहा। यहां पर कितना है? x2, तो इसको मार्क करूंगा तो यहां तक x2 है, तो x2 है इतना। ऐसे ही मैंने यहां से यहां तक, तो ये कितना है? y1, ये कितना है? y2। मुझे क्या चाहिए? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? ये वाला, यानी यहां से यहां। अगर मैं क्या करूं, y2 माइनस परपेंडिकुलर इज इक्वल टू y2 माइनस y1 कर दो, तो ये सही है। देखो इस पूरी लाइन में से y1 मैंने डिक्रीज कर दिया, तो सिर्फ यही बच गया, ये मेरा परपेंडिकुलर है। ऐसे ही मैं यहां है x2, इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा, तो मेरे पास बेस कितना हो जाएगा? x2 माइनस x1। तो मैं रीराइट कर सकता हूं, परपेंडिकुलर की जगह y1 अपॉन y2 और इसकी जगह लिख सकता हूं x2 माइनस x1। और ये चीज तो आप लोग इजीली बहुत ही ज्यादा 10th में कर चुके हैं स्लोप वाला।
x2 माइनस x1। ये तो होगा मेरा एक सिंपल इस वाले ग्राफ है। तो सिंपल सिस्टम आई y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। तो अगर किसी ने नहीं किया तो ध्यान से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना अपना, मिल जाएगा आपको। तो स्लोप मेरा मोस्टली tan थीटा करता। अब आते हैं इस वाले केस में। इस वाले में मैं ऐसे ही पॉइंट्स ले लेता हूँ, एक एंगल बना लेता हूँ। इसके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके x2 y2। अब इसको भी ऐसे ही बना लेते हैं एक ट्रायंगल। लेकिन यहाँ पर जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो हाइपोटेन्यूज नहीं बन रहा, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कब लगेगी? when there is angle 90 degree and a straight line, all three are of a straight line। वैसे पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है। तो यहाँ मुझे 1 इंच भी नहीं लग रहा कि ये ट्रायंगल है। असल में ये एक सेगमेंट है, सेक्टर है। जैसे आपने किया था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर और एंगल 90 डिग्री है, तो आपने उस सेक्टर का मेजर माइनर जो भी निकाला था। तो इस चीज को मैं स्ट्रेट नहीं कर पा रहा हूं। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्या हो, मैं 2 पॉइंट्स ले लूं, जैसे एक पॉइंट ये और एक ये। इन दोनों के बीच में इतना कम डिस्टेंस रखूं कि जो कर्व लाइन है वो भी क्या हो जाए? सेम, वो भी क्या हो जाए? स्ट्रेट। यानी 2 पॉइंट इतनी पास ले लूं कि उनके बीच में अगर लाइन ली जाए, तो मैं ये 2 पॉइंट्स ले लेता हूं। एक का नाम ले लेता हूं m, एक का ले लेता हूं n, यानी m और n। अब m और n के बीच में इतना कम स्पेस है कि वो मुझे क्या नजर आने लग गई? स्ट्रेट लाइन नजर आने लगी। अब इसे कोऑर्डिनेट भी लिख लेते हैं बाय चांस, x3 y3, इसका x4 y4 लिख लिया मैंने। अब हम इसी चीज को जब यहां लिखेंगे तो मेरे पास यही टर्म्स आएंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, यानी ये वाली चीज मैंने इस फॉर्म में लिख दी। अब हम जानते हैं कि देयर इज नो, मतलब इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अज्यूम करते हैं m और n के बीच में 0.0001 सेंटीमीटर, या मैं कहूं mm का डिफरेंस है। तो मैं इसको 0 तो बोल नहीं सकता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली अगर कोई मुझसे पूछे तो क्या हो गया? tan थीटा इज इक्वल टू 0/0 इज इक्वल टू 0, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो कहानी खत्म हो जाती है। जब एंगल 0 आ गया तो बात खत्म, यानी वो चीज वहीं की वहीं है। तो मैं इसको 0 के अप्रोक्सीमेटली ही अज्यूम करता हूं, रियल में वो 0 नहीं होता। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? एक वैल्यू लिख दी dy/dx। अब ये जो y2 माइनस y1 लिखता हूं तो आंसर 0 आएगा। तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? स्मॉल चेंज इन y। कितना मुझे नहीं पता, ये तो बहुत स्मॉल है। और स्मॉल चेंज इन x, वो मेरा क्या आ गया? एक वैल्यू आ गई। तो स्लोप जो आया मेरा वो क्या आ गया? tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx। अब इसको रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं। काम अभी शुरू हुआ है, ये तो सिर्फ एक बेस था कि हाँ हम कर क्या रहे हैं। मैं इसको dy/dx को सीधा कैसे लिख सकता था? तो जो मेरा tan थीटा हो गया वो हो गया dy/dx, यानी स्मॉल चेंज इन y, स्मॉल चेंज इन x। और यहीं से मैं इसको लिख सकता हूं द वैल्यू of function y is changes with respect to x, यानी जो y फंक्शन है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। यही तो डिफरेंशिएशन है। तो हमें टर्म मिल गई है डिफरेंशिएशन। तो अब डिफरेंशिएशन के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस। आज मैं कोई इतना हार्ड वर्क नहीं दे रहा आप लोगों को, ना करवा रहा। तो चैप्टर 0 में डिफरेंशिएशन, तो dy/dx इज इक्वल टू, अज्यूम करते हैं y का एक फंक्शन है जिसकी पावर कितनी है? n। जिसकी पावर कितनी है? n। यानी मुझे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट x पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो y की जगह मैं क्या प्लेस करूंगा? d/dx ऑफ x पावर n। डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं इसको सीधा लिख दूं n-1,
ये इसका क्या आ गया, डिफरेंशिएशन। अब ये मैंने इतनी स्पीड में लिख दिया कि आप लोगों को समझ नहीं आया, तो इसको स्टेप वाइज करते हैं। x पावर n है, तो सबसे पहले क्या करना है, पावर को जो हमारा बेस है उसके साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा n इंटू एक्स यानी n डॉट x। जब आप उसको मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना, जब आप पावर को बेस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो उसमें से क्या कर दो, -1 यानी n माइनस 1। अब इसको मैं रीराइट करता हूं तो nx पावर n माइनस 1, जो कि कुछ डिफरेंट तो नहीं है, ऐसा ही है। एक बार फिर से देखो, सबसे पहले जो पावर है उसको मल्टीप्लाई करो, उसमें से फिर क्या कर दो, -1 कर दो। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला हमारा किसका था, डिफरेंशिएशन का। कोई नहीं, जिसको नहीं समझ आया वो एक बार पॉज करके फिर से थोड़ा रिवाइंड करे और फिर से सुने। अदरवाइज हम इसको एक बार एक दो क्वेश्चंस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। डिफरेंशिएट with respect to x, differentiate x power 5 with respect to x. This is our first question. Differentiate x power 5 with respect to x, यानी y is equal to x power 5। Differentiate किसके साथ करना है, with respect to x। तो जिसके साथ करना है with respect to x, अगर मैं यहाँ लिख देता with respect to z, तो मेरी रिलेट करने की फॉर्म क्या होती है, dz। अगर मैं कहता विद रिस्पेक्ट टू s तो क्या हो जाता, ds। समझे? तो विद रिस्पेक्ट टू हमेशा क्या लिखना है, मुझे ऐसे लिखना है। तो वैल्यूज प्लेस कर लेते हैं, d बाई dx x पावर 5। अब आप लोगों को यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, x पावर n को जब मैं d बाई dx करता हूँ तो रिजल्ट क्या मिलता था, x की पावर n माइनस 1 इंटू n, है ना। यानी पावर पहले क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो x पावर 5 जो है, पावर क्या करनी है पहले, मल्टीप्लाई, यानी रिजल्ट क्या हो गया 5 इंटू एक्स, और फिर क्या कर देना उस पावर में से -1। तो क्या आंसर हो गया 5x, 5 माइनस 1 कितना हो गया 4। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है? अब इसी चीज को प्रैक्टिस के मूड में आ जाते हैं, तो x पावर 5 की जगह कर देते हैं क्वेश्चन में, हम ये इसी को क्वेश्चन बनाएंगे 5x पावर 4। यानी अब मुझे किसको डिफरेंशिएट करना है, 5x पावर 4, 5x पावर 4। तो d बाई dx ऑफ 5x पावर 4, तो क्या कर देना है, पावर मल्टीप्लाई यानी 4 इंटू 5x और पावर -1 यानी 4 5 20x, 4 माइनस 1 3। आंसर इज 20x क्यूब। इसी को फिर से करते हैं, करना एक बार ही है लेकिन मैं क्वेश्चन चेंज नहीं करना चाहता। अब क्या हो जाएगा, पावर आगे मल्टीप्लाई, तो 20 इंटू 3 60x, 3 माइनस 1 2। एक बार फिर से करके देखो, 60 इंटू 22 120, x पावर 1। उसके बाद फिर से करके देखो, 120 इंटू 1 120 और x पावर 1 माइनस 1 0। तो किसी की भी पावर 0 हो तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सा। एक बार फिर से करके देखो, dy बाई dx। अब की बार मैं सीधा लिखूंगा 0। क्यों? क्योंकि मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ x तो है ही नहीं और x नहीं है तो ये वैल्यू मेरी क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू। अगर मैं यहाँ कहता विद रिस्पेक्ट टू समथिंग, अगर यही चीज मैं शुरू में कर देता कि यहाँ पर dy विद रिस्पेक्ट टू dz करना है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है y की वैल्यू, z के रिस्पेक्ट में, लेकिन मेरे पास पूरी टर्म में z नहीं है। तो जब z नहीं है जिसकी वजह से चेंज ही नहीं हो रही है, तो वह बाकी चीज उसके लिए क्या होगी, कांस्टेंट, और कांस्टेंट होते ही आंसर क्या हो जाएगा 0। सीधा सा आंसर क्या हो जाएगा 0। तो कुछ हद तक समझ नहीं आया हो तो एक बार फिर से रिवाइंड करेंगे और फिर से समझेंगे। बहुत ही आसान टॉपिक है और शुरुआत इसी से करते हैं। अब क्वेश्चंस लिख लीजिए,
डिफरेंशिएट ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो क्वेश्चन 1 के पार्ट है ये, आज आप शाम तक करेंगे ए बी। 2x प्लस 3 पावर 2 क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 है ये सारे डिफरेंशिएट ऑल विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ देखो x है लेकिन पावर भी है, तुम पावर वाला अभी रखो, यहाँ ऐसे कर लो x स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे 1/x स्क्वायर c। थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। डी पार्ट लिखेंगे, डी पार्ट को कर लेते हैं x पावर -2 और e पार्ट को कर लेते हैं 3x प्लस 2 पावर -2। माइनस वाला अभी रहने दो, अब करो बस 3z प्लस 4y स्क्वायर स्क्वायर, इट इज z। तो मुझे ये पांचों क्वेश्चंस शाम तक चाहिएंगे। मैं जानता हूँ प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन इसी से मुझे पता चलेगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। चैप्टर घबराने की बात नहीं, ये हो गया तो आपका मैथ्स तो आधा हो गया, क्योंकि मैथ्स में दो ही चीज चलेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। तो ये चीज ये मत सोचो कि चलो छोड़ो फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल छोड़ देंगे, नहीं, ये मैथ भी नहीं छोड़ेगा आपका पीछा इन चीजों से। तो ये चीज आपको अभी के अभी करनी है। समझ नहीं आएगा रिवाइंड करेंगे फिर करेंगे, रिवाइंड करेंगे फिर करेंगे, जब तक स्टेप वाइज आपके दिमाग में नहीं घुस जाता, जब तक आप ये करते जाओगे। हिंट कुछ दे देता हूँ, कांस्टेंट वैल्यू है तो 2x का आंसर आपको ही पता है। अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें और इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, आपको कोई मतलब नहीं है कि पावर के सामने माइनस है या प्लस, आप तो सिर्फ एक ही चीज पे फॉर्मूले पे डिपेंड करेंगे, d/dx ऑफ x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। ये बच्चा, हर बच्चा अपनी नोटबुक के ऊपर लिख लेगा ताकि आप लोगों को पता चले कि करना क्या है। तो आज के